Assalamu alaikum students, my name is Nahid Bibi Shamani and hope you are fine, good, feeling well and enjoying happy. Now you are present on my beautiful channel ECAT with Nahid. Students, आज का हमारा टॉपिक है कन्वेंशंस ऑफ यूनिट्स। यूनिट सिस्टम फिजिक्स और बाकी साइंस सब्जेक्ट्स में अजीम अहमियत रखता है। यूनिट के बगैर कोई भी कैलकुलेशन फिजिक्स और दूसरे साइंस सब्जेक्ट्स में इनविजिबल, मीनिंगलेस और अननोन होता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा केयरफुल होना होगा जब हम यूनिट्स को एक्सप्रेस करेंगे। अब हम जानेंगे कन्वेंशन की मीनिंग को। व्हाट इज कन्वेंशंस ऑफ एसआई यूनिट्स? स्टूडेंट्स, कन्वेंशंस वो छोटे छोटे प्रिंसिपल्स या फिर आप लोग कह सकते हो कि उसूल है जिसको आपने फॉलो करना है यूनिट लिखते हुए। यानी जब आप यूनिट को लिखेंगे तो इन कन्वेंशंस को आपने जरूर मस्ट फॉलो करना ही है। अगर आप इन कन्वेंशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो समझे आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही है फिजिक्स में। अब हम यहाँ से कन्वेंशंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कन्वेंशंस are some rules that we must follow during the writing of units। स्टूडेंट्स, कन्वेंशंस हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें हमने फॉलो करना होता है और बस यही हमारे पास कन्वेंशंस होते हैं जिसकी वजह से हम यूनिट सिस्टम में फिर कोई मिस्टेक नहीं करेंगे जो कि बाद में मेजर मिस्टेक भी समझा जाएगा। तो वो रूल कौन कौन से हैं, तो चलिए उन रूल्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रूल हमारे पास है, स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जो साइंटिस्ट के नेम पर होते हैं। तो याद रखना उन यूनिट्स को लिखते वक्त आपने स्मॉल लेटर्स का यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पास्कल और न्यूटन है, सेल्सियस एक साइंटिस्ट थे, जाउल एक साइंटिस्ट थे और ये हमारे पास फिजिक्स में यूनिट्स भी है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे फर्स्ट रूल यू बयान कर सकती हूँ कि फुल नेम आफ्टर ए साइंटिस्ट is must be written in small letters। For example students, अगर हम लिखे कि 3 न्यूटन्स और हम ये लिखे कि 3 न्यूटन्स, तो इनमें से कौन सा स्टूडेंट्स इस रूल के तहत करेक्ट होगा? तो इनमें से करेक्ट वन ये है स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग है क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा कि फुल नेम ऑफ यूनिट आफ्टर ए साइंटिस्ट इज मस्ट बी रिटन इन स्मॉल लेटर्स। तो यहाँ पे हम स्मॉल लेटर्स का ही यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि अगर हम इस यूनिट को कैपिटल एन से शो करेंगे जबकि ये एक साइंटिस्ट का नेम भी है तो यहाँ पर लोगों को लगेगा कि ये साइंटिस्ट का ही नेम है, यूनिट नहीं है। अगर हमें इसमें यूनिट शो करना है तो हमें इसे स्मॉल एन से यानी कि स्मॉल लेटर से ही शो करना होगा, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये है हमारे पास फर्स्ट रूल ऑफ कन्वेंशंस ऑफ एसआई यूनिट्स।
अब हम पढ़ेंगे सेकंड रूल को। सेकंड रूल क्या कहता है, वो भी थोड़ा फर्स्ट रूल से रिलेटेड है, यानी उसको ही थोड़ा बहुत एक्सप्रेस किया गया है कि अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट का नेम हो तो उस यूनिट को कैपिटल लेटर से शो करेंगे सिंबॉलिकली। अगर हमें उस यूनिट को सिंबॉलिकली शो करना है तो हम उस यूनिट को कैपिटल लेटर से शो करेंगे। अगर वो शर्त ये है कि अगर वो साइंटिस्ट का नेम है, वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर बना हुआ है, तो हम उसे सिंबॉलिकली कैपिटल लेटर से शो करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेती हूँ। सिंबल ऑफ यूनिट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट is written capital letters. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, फोर्स का यूनिट हमारे पास है न्यूटन, और उसको हम सिंबॉलिकली कैपिटल एन से शो करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एन से क्यों शो करते हैं, क्योंकि ये सेकंड रूल को फॉलो कर रहा है कि अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर है और हमें उसे सिर्फ एक सिंबल से शो करना है तो उसे मस्ट कैपिटल लेटर्स में शो करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 8 न्यूटन। अगर मैं इस तरह लिखूँ कि 8 न्यूटन, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है ये आप लोगों को पता चल चुका है कि कौन सा करेक्ट है। तो आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो कि फर्स्ट वन करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, इसकी रीजन क्या है कि वहां पर फर्स्ट रूल में जब इसके स्पेलिंग को पूरा लिख रहे थे तो वो हमारे पास स्मॉल लेटर्स में था। जब हमने इसे सिंबॉलिकली शो किया तो वो हमारे पास कैपिटल लेटर्स में हो गया। इसकी रीजन क्या है, हर रूल को बनाने के पीछे एक रीजन भी मौजूद होता है। तो इसकी रीजन ये है स्टूडेंट्स, अगर हम इसे कैपिटल एन से शो ना करें, हम इसे स्मॉल एन से शो करें, फिर ये हमारे पास एक बहुत बड़ा मसला होगा फिजिक्स में, क्योंकि स्मॉल एन से नैनो को भी शो किया जाता है। नैनो को सिंबॉलिकली स्मॉल एन से शो किया जाता है। तो यहाँ पे हर कोई समझेगा कि ये 8 नैनो है, बल्कि ये 8 नैनो नहीं बल्कि 8 न्यूटन्स है। तो इस वजह से ये रूल बनाया गया। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3 हमारे पास है अबाउट स्पेस के, यानी हमें कहाँ कहाँ स्पेस लगानी है। स्टूडेंट्स, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को कुछ एग्जांपल से ही ये रूल समझा देती हूँ। ठीक है, ये इतनी मुश्किल रूल नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, देयर इज ऑलवेज। तो स्टूडेंट्स, हमें कहाँ कहाँ पे स्पेस देनी है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक वैल्यू है जो कि है 2.3 मीटर, और हम इसको इस तरह लिखे कि 2.3 मीटर। तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, इन दोनों में से वो वाला करेक्ट होगा जिसमें देयर इज ऑलवेज स्पेस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सिंबल ऑफ द यूनिट। सिंबल हमारे पास एम है जो कि है मीटर, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ये डिजिट्स के फॉर्म में मौजूद है, जिनके दरमियान स्पेस मौजूद है, वो हमारे पास करेक्ट वन है। तो हम आज के बाद जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट को लिखेंगे तो उसमें जरूर एक स्पेस देकर ही लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल बता देती हूँ, केजी मीटर सेकंड पर स्क्वायर, और मैं इसको यहाँ पे इस तरह भी लिख लेती हूँ, केजी मीटर सेकंड पर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों में से अभी कौन सा सही है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। इन दोनों में से वो वाला सही है जिनके दरमियान स्पेस मौजूद है, और ये रॉन्ग आंसर है, ये भी रॉन्ग आंसर है। करेक्ट वन वो है जिनके दरमियान स्पेस मौजूद है। तो ये है हमारे पास थर्ड रूल। फोर्थ रूल हमारे पास ये है कि जब भी हम कोई यूनिट के साथ कोई प्रीफिक्स लिख लेते हैं तो उस प्रीफिक्स के सिंबल और यूनिट के सिंबल के दरमियान कोई भी स्पेस नहीं देनी। तो यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेती हूँ, द प्रीफिक्स should
be written before the unit without any space. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वैल्यू है जो कि है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻�6। हमें अगर इसे लिखना है प्रीफिक्स के फॉर्म में तो हम इसे यू लिख सकते हैं। 6 हमारे पास क्या है, 6 -6 माइक्रो को शो करता है। तो माइक्रो, मैं यहाँ पे एक यूनिट भी लिख लेती हूँ, मीटर। तो माइक्रोमीटर, माइक्रो और मीटर के दरमियान कोई भी स्पेस हमें नहीं देनी है, और यही शो करेगा कि स्पेस ना ही देना शो करेगा, डिफरेंस पैदा करेगा कि ये कोई यूनिट नहीं है बल्कि ये एक प्रीफिक्स है। और प्रीफिक्स को हम इस तरह लिखते हैं, विदाउट, यानी यूनिट के साथ विदाउट एनी स्पेस के। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमने स्पेस दी है। अगर हम स्पेस ना दे तो वो एक प्रीफिक्स लगेगा, यूनिट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इस वजह से स्पेस नहीं देनी है, और यही हमारे पास फोर्थ रूल है। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 5 हमारे पास है, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेती हूँ, फिर आप लोगों को समझा देती हूँ। कंपाउंड prefixes are not allowed. For example, students, 3 माइक्रोमीटर, तो ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा कि डबल टाइम्स माइक्रो लिखने के बजाय हम क्यों ना इसे कुछ इस तरह लिखे कि माइक्रो की मीनिंग क्या है, -6 और -6। -6 और -6 हमारे पास होते हैं -12। तो क्यों ना हम इसे -12 यानी कि पिको मीटर से शो करें। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 3 पिको मीटर्स, क्योंकि डबल टाइम्स लिखने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो डबल टाइम्स का आंसर आ रहा है वो मौजूद है। तो हमें चाहिए कि हम इसे जो चीज मौजूद है उसमें ही लिख लें। रूल नंबर 6 है हमारे पास कि नो फुल स्टॉप और पंक्चुएशन मार्क should be used within or at the end of symbol. At the end of the symbols. किसी भी वैल्यू को सिंबल से शो करे तो उनके दरमियान या फिर उनके एंड पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, केजी, फिर हम कॉमा डालें, मीटर, फिर कॉमा डाल के फिर सेकंड पर स्क्वायर अगर हम लिख ले तो ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा ले तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है। अगर हमें इसे करेक्ट लिखना है तो कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करना जब हम किसी भी वैल्यू को सिंबॉलिकली शो करते हैं। ये है हमारे पास करेक्ट आंसर और ये है रॉन्ग वन। स्टूडेंट, 7th रूल हमारे पास ये है कि जब हम किसी भी यूनिट को शो कर रहे हैं तो उसको कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है। मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेती हूँ। The symbol of unit do not take plural form. For example students, अगर हम लिखना चाहे 7 kg और हम लिखना चाहे कि 7 kgs, तो स्टूडेंट्स इनमें से ये हमारे पास करेक्ट वन है, ये रॉन्ग वन है। अगर हम यहाँ पे kgs यानी कि s को शो करेंगे तो यहाँ पर s प्लूरल के बजाय एक यूनिट, टाइम की यूनिट यानी कि सेकंड को शो करेगा, 7 kg सेकंड। तो इस वजह से
ये हमारे पास सही है और ये हमारे पास रॉन्ग मेथड है। अब हम पढ़ेंगे 8th रूल को। स्टूडेंट्स 8th रूल हमारे पास क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को शो कर रहे हैं केल्विन में, अगर हम टेम्परेचर को केल्विन में शो कर रहे हैं तो उसके साथ डिग्री का साइन नहीं लगाएंगे। अलबत्ता अगर हम टेम्परेचर को शो कर रहे हैं सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में तो वहां पर डिग्री का साइन यूज होगा। तो मैं यहां पर लिख रही हूं, व्हेन द टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड in Kelvin, the sign of degree is removed. For example students, कि अगर हम 5 केल्विन लिख रहे हैं और 5 डिग्री केल्विन लिख रहे हैं तो इनमें से ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। पर स्टूडेंट्स अगर हम टेम्परेचर को शो कर रहे हैं सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में तो हमें डिग्री का साइन ज़रूरी लगाना है। जैसे कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरह हम इसको लिखेंगे, और 5 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों करेक्ट है, बल्कि ये हमारे पास रॉन्ग है। स्टूडेंट्स रूल नंबर 9 हमारे पास है, ओनली एक्सेप्टेड सिंबल्स should be used. For example students, अगर हम एम्पेयर को AMP या फिर AM से शो करें तो ये दोनों हमारे पास रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट एम्पेयर का जो सिंबल है वो है A, तो हमेशा हमें एम्पेयर को A से ही शो करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम रूल नंबर 10 यानी कि लास्ट रूल को पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है, जब भी हमने किसी वैल्यू की पावर लेनी हो तो पावर उसके होल वैल्यू पर अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर है, स्क्वायर हमारे पास अब इन सब के ऊपर अप्लाई होगी। जैसे 1 का हमारे पास स्क्वायर क्या है, 1 ही होता है। किलोमीटर दोनों का स्क्वायर अगर हम साथ में लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर के। क्यों यहाँ पे हमने इस तरह इसको क्यों किया, क्यों हमने के का स्क्वायर अलहदा नहीं लिया, क्योंकि के हमारे पास पहले से ही 10⁻³ होती है, 10⁻³ होती है, ठीक है। तो इसका डबल टाइम हमें करना है, 10⁻³ का 2 टाइम्स 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारे पास 10⁻6 आ गई। तो आंसर को हमने इस तरह लिखना है, ये हमारे पास करेक्ट मेथड है। और ये हमारे पास गलत मेथड होगा जब हम क्या करेंगे, इस तरह किलो का स्क्वायर लेंगे और मीटर का स्क्वायर, तो ये हमारे पास गलत मेथड है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये टॉपिक कन्वेंशंस ऑफ एसआई यूनिट्स आपको तभी समझ में आ जाएंगे जब आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तभी ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा और आप लोग इसमें बिल्कुल माहिर हो जाओगे। फिर इसके बाद आप लोग किसी भी यूनिट सिस्टम में कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे।